बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जी, जिसके अंदर हम होम्योस्टेसिस का लास्ट पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही छोटा सा जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन जो आपका यूनिट है एमडी कैट का, वो भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ही हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द रिनल फेलियर विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द किडनी। अब रिनल फेलियर में क्या होगा, बेशुमार जो है पैथोलॉजिकल और केमिकल जो है ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिनल फेलियर। किडनी को फेल करने में इनका बहुत बड़ा क्या होता है जी, रोल होता है। पैथोलॉजिकल मीन जो पैथोजेनिक एजेंट होंगे, मीन वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, उनकी वजह से या किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से जो है वो किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो है नेफ्रॉन डैमेज होती है, नेफ्रॉन विल बी डैमेज। और नेफ्रॉन में भी कौन सा पार्ट डैमेज होता है, नेफ्रॉन में भी ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जो है वो प्रॉपर तौर पे क्या होता है जी, डैमेज होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं होती और उसकी वजह से जो है वो प्रॉपर नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव नहीं होंगे। सो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नॉट प्रॉपरली एक्सपोज्ड या डिस्पोज्ड, तो वो प्रॉपरली बॉडी से रिलीज नहीं होंगे बल्कि बॉडी में ही अकेमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इंक्रीज द यूरिया लेवल इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में अच्छा खासा क्या हो जाएगा, यूरिया लेवल बढ़ जाएगा। जब यूरिया लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, प्रॉब्लम्स क्या होंगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा और एनीमिया हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन अगर यही इंफेक्शन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाए, इन केस ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हद तक है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर क्या होगा, आर्टिफिशियल मेथड is used to remove nitrogenous waste। तो तब नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम यूज करते हैं डायलिसिस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं जी, डायलिसिस। तो फिर हम क्या करते हैं जी, डायलिसिस का स्टेप जो है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर जो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ही ज्यादा नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा यूरिया का लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो गया, तो उस वक्त फिर आर्टिफिशियल मेथड से क्या किया जाता है जी, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ब्लड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एन आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल किडनी। उस आर्टिफिशियल किडनी मशीन को हम बोलते हैं डायलाइजर। और साथ ही साथ एक फ्लूइड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। तो ये दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जिससे हम क्या करते हैं जी, नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आर्टिफिशियली फ्रॉम द ब्लड। आइए जी, पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज नाउन एज हीमोडायलिसिस। और ये जो हीमोडायलिसिस है, बेसिकली इट इज आल्सो नाउन एज क्लीनिंग ऑफ ब्लड। अब इसमें अब चेक कर लीजिए, यहां पे आपको नजर आ रही है ये एक डक्ट जो है वो क्या करेगी, ब्लड निकालेगी। और कहां से निकालेगी, फ्रॉम आर्टरीज। सो आर्टरीज से ब्लड निकाला जाता है जो कि इस डायरेक्शन में आया और आकर ये जो आपको नजर आ रही है मशीन, इसे हम बोलते हैं डायलाइजर, DIALYZER, डायलाइजर बोलते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड अकेमुलेट है उसे हम बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड।
जिसकी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट से बहुत ज्यादा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो है वो इसके अंदर से पास आउट होगा और पास होता 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 क्या करेगा, यहां से बाहर निकल आएगा। जब यहां से ब्लड वापस निकलेगा उस वक्त वो मुकम्मल तौर पे क्या हो चुका होगा, क्लीन हो चुका होगा। वो सारे नाइट्रोजनस वेस्ट कहां छोड़ाएगा, जब यहां से ब्लड पास आउट होगा तो इन मेम्ब्रेन्स में से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे और सारे के सारे डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड। तो डायलाइजिंग फ्लूइड हैज हाई अफिनिटी फॉर यूरिया, यूरिक एसिड, तो वो यहां से क्या कर लेगा, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लेगा। जब यहां से नीचे से वापस निकाला जाएगा ब्लड तो वो मुकम्मल तौर पे क्लीन हो चुका होगा, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो डायलाइजिंग फ्लूइड में जा चुके होंगे। अब यहां से वापस रिटर्न कर दिया जाएगा बॉडी को, और जब बॉडी को रिटर्न किया जाएगा तो तब वो डाला जाएगा इनटू वेन। तो आर्टरीज से निकाला जाता है और वेन में वापस डाल दिया जाता है और सारे नाइट्रोजनस वेस्ट कहां आ जाएंगे, इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर। अब जब अच्छा खासा ये डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो फिर क्या करते हैं जी, यहां से पुराना डायलाइजिंग फ्लूइड यहां निकाल लेते हैं और इसमें से नया डायलाइजिंग फ्लूइड जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करते रहते हैं, डालते रहते हैं। और एक और मेथड भी यूज होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जो है वो एब्डोमेन जो पोर्शन है, एब्डोमेन, उस एब्डोमेन में एक कैविटी होती है, कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, उस कैविटी को हम बोलते हैं जी पेरिटोनियल कैविटी। अब इस पेरिटोनियल कैविटी की सराउंडिंग में क्या होता है, थिन एपिथेलियम लाइनिंग होती है, एपिथेलियम लाइनिंग यानी कि मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। सो ये देखिए जी, ये एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक ह्यूमन जो है वो साइड वे आपको नजर आ रहा है जी, साइड से खड़ा है और ये उसकी जो है वो पेट में आपको एक खाली जगह नजर आ रही है। इस खाली जगह को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियल कैविटी लाइन बाय पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। एक कैथीटर के जरिए हम डालते हैं इसके अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड। अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड क्या करेगा, पेरिटोनियम से गुजरने वाले सारी ब्लड में से जो वेस्ट है वो क्या करना शुरू कर देगा, इकट्ठा करना शुरू कर देगा। सारा वेस्ट इकट्ठा हो के इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड, इसके अंदर क्या होता जाएगा, अकैमुलेट होता जाएगा। जैसे ही अच्छा खासा ये अकैमुलेट हो जाएगा तो इसको बाहर की तरफ क्या कर लिया जाएगा, पंप कर लिया जाएगा, फिर नया डायलाइजिंग डाला जाएगा, फिर वो वेस्ट इकट्ठा करेगा, फिर इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह बार बार ये प्रोसेस जो है वो रिपीट किया जाता है जब तक कि सारी बॉडी का जो ब्लड है वो क्लीन ना हो जाए। अब ये जो दोनों हम मेथड यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियली नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं फ्रॉम द ब्लड ताकि प्लाज्मा के अंदर जो है वो इसका लेवल हाई ना होने पाए। अब ये टेम्परेरी मेथड है क्योंकि बार बार इनको क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट, कि हम क्या कर दें, किडनी को रिप्लेस कर दें विद द न्यू वन। उसमें डोनर जो है वो किडनी देता है और रेसिपिएंट को लगा दी जाती है, लेकिन उस वक्त इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि दोनों का ब्लड जो है वो सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप, और सेल की कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर इस बात का ख्याल ना रखा जाए और डोनर की किडनी रेसिपिएंट को लगा दी जाए तो रेसिपिएंट के नेचुरल किलर जो हैं वो सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होकर किल करना शुरू कर देते हैं लगाने वाली किडनी को। जो आप किडनी लगा रहे हैं उसकी किडनी को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू रिजेक्शन। तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि टिश्यू रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो किडनी अगर रिप्लेस कर दी जाए विद द न्यू वन तो वो हमारे पास परमानेंट मेथड है। तो इस तरह हमारे पास जो था वो होम्योस्टेसिस वाला जो था वो पोर्शन कंप्लीट हुआ। आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट यूनिट विच इज रिप्रोडक्शन। तो आइए जी पहला जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट का, विच इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, इट इज प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म्स की प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और डेफिनेटली ये कहां होगी, इन मेल्स। और मेल्स में भी ये कहां हो रही है, मेल्स में हो रही है इंटेस्टिस।
तो टेस्टिस के अंदर हो रही होती है, और टेस्टिस जो होते हैं ये हमारे पास बॉडी में बैली के नीचे एक सैक होता है, उसके अंदर हैंग हो रहे होते हैं, और उस सैक को हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि जब भी स्पर्म बनते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री कम पे बनते हैं। बॉडी के एग्जैक्ट टेम्परेचर पे उनकी जो है वो सही तरह प्रोडक्शन नहीं होती, वो मरना शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए उनको बॉडी से बाहर एक सैक में क्या किया जाता है? हैंग किया जाता है, ताकि क्या किया जाए? बॉडी का टेम्परेचर कोर टेम्परेचर से थोड़ा कम किया जाए और स्पर्म की प्रोडक्शन बड़ी आसानी से हो चुके। और अब टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मेन काम होता है क्या डेवलप करना? स्पर्म्स डेवलप करना। अब किस तरह डेवलप होते हैं आइए जी जरा वो देखते हैं। सबसे पहले यहां पे जो लाइनिंग डेवलप होती है उन्हें बोलते हैं बेसमेंट लाइनिंग। इस बेसमेंट लाइनिंग से डेवलप होते हैं मैनी जर्मिनल लाइनिंग्स, जर्मिनल लाइनिंग्स। इन जर्मिनल लाइनिंग से डेवलप होते हैं मैनी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं दीज आर 2n इन नंबर, ये लगातार माइटोसिस से डिवाइड होते हैं और अच्छे खासे स्पर्मेटोगोनिया की तादाद बढ़ाते रहते हैं। उसके बाद क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये क्या करेगा? इंक्रीज इट्स साइज, ये अपना साइज इंक्रीज करता है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है स्टिल ये आपके पास क्या है जी? 2n स्ट्रक्चर है। इसके फौरन बाद इसमें होगी मियोसिस 1। तो ये लीजिए जी, ये हमारे पास हुई मियोसिस 1, जिसमें सेल एक डिवाइड होगा और 2 सेल आपके पास बनाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये क्या होंगे? 2 इन नंबर, तादाद में 2, और अब डिप्लॉइड की बजाय क्या रह जाएंगे? हैप्लॉइड रह जाएंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें फर्दर क्या होगी? इसमें होगी मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी थी, अब इसमें क्या होगी? मियोसिस 2 होगी। जैसे ही मियोसिस 2 होगी तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएंगे? स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। ये जो स्पर्मेटिड्स है ये फिर फाइनली मैच्योर होते हैं, मैच्योर टू फॉर्म स्पर्म। फिर इनसे आपके पास क्या बनते हैं जी? स्पर्म बनते हैं। और याद रखिएगा ये तादाद में कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। तो एक से आपके पास 4 बनते हैं। अब यहां पे एक मैंने बोला स्पर्मेटिड और एक मैंने बोला स्पर्म, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं स्पर्मेटिड की, स्पर्मेटिड, तो ये क्या होता है? और अगर मैं बात करूं स्पर्म की या स्पर्मेटोजोआ, एक ही बात है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो अगर मैं बात करूं स्पर्मेटिड की तो ये आपके पास क्या होता है जी? ओवल शेप फेल्स, और याद रखिएगा डिफरेंशिएट विदाउट एनी फ्लैजेलम, नॉन मोटाइल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? हमारे पास स्पर्मेटिड के। लेकिन अगर हम स्पर्म की बात करें तो स्पर्म हमारे पास जो है ये होता है नीडल लाइक, और बकायदा इसके क्या होंगे? 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें एक होता है हेड, एक होता है इसका मिडल पीस, और फाइनली इसकी क्या होती है जी? टेल होती है। तो ये आपके पास जो है फुली डिफरेंशिएट फ्लैजिलेटेड होता है। तो डेफिनेटली जब फ्लैजिलेटेड होगा तो क्या होगा? ये होगा मैच्योर स्पर्म और मोटाइल इन नेचर।
मोटाइल इन नेचर। तो ये डेफिनेटली दोनों में क्या है जी, डिफरेंस है जो आपको नजर आ रहा है। तो स्पर्मेटिड जो है वो डिफरेंशिएट होता है इनटू स्पर्म। यानी अगर मैं बोलूं कि स्पर्म डायरेक्ट किससे बनता है, तो स्पर्म डायरेक्ट जो है वो स्पर्मेटिड से बनता है, और स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्मेटोगोनिया से इन डिफरेंट स्टेजेस के बाद बनते हैं। तो याद रखिएगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो एज ए होल स्पर्मेटोजेनेसिस, जबकि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी ओजेनेसिस की। सो द नेक्स्ट वन इज ओजेनेसिस। ओजेनेसिस, अब ओजेनेसिस क्या है? ओजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ एग, और डेफिनेटली ये कहां होगी, इन द बॉडी ऑफ फीमेल। और वो भी कहां पर, इन ओवरीज। ओवरीज में हो रही होती है। तो आइए जरा देखते हैं कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले ओवरीज में क्या डेवलप होंगी, जर्मिनल लाइनिंग या जर्मिनल एपिथेलियम ये जनरेट होगी, और इससे डेवलप होंगे हमारे पास ओगोनिया सेल। जिस तरह यहां पे आपके पास क्या बनते थे, स्पर्मेटोगोनिया, तो यहां आपके पास क्या बन रहे हैं जी, ओगोनिया। अब ये जो ओगोनिया है ये क्या करेंगे, ये अपने आप को साइज में इंक्रीज करवाएंगे। सो इंक्रीज देयर साइज। और अब की बार जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा उसे बोलेंगे प्राइमरी oocyte। जबकि मेल में आपके पास क्या था, वो था आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहां आपके पास क्या है, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर होगी हमारे पास मियोसिस 1। जैसे ही मियोसिस 1 होगी तो दो आपके पास सेल पैदा होंगे। जो स्मॉल सेल उसे हम बोलेंगे पोलर बॉडी, और जो हमारे पास होगा लार्जर सेल उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। दोनों जो है वो क्या होंगे, हैप्लाइड नेचर के होंगे, जबकि स्पर्मेटोसाइट आपके पास क्या था, प्राइमरी वाला, वो डिप्लाइड था। अब आपके पास ये दो सेल बन गए। अब इनमें क्या होनी है, मियोसिस 2 होनी है। इससे पहले कि मियोसिस 2 हो, जैसे ही सेल पहुंचते हैं मेटाफेज 2 पे, यानी कि मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुकी है और मेटाफेज 2 की स्टेज पे आ चुके हैं, और मेटाफेज 2 की स्टेज पे आके यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और सारे जो हैं वो सेल, ये दोनों सेल सीज हो जाते हैं। और इस वक्त में इनमें क्या हो जाती है जी, ओव्यूलेशन हो जाती है। यानी इसी फॉर्म में सेल को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, और ये ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब जैसे ही क्या होगा, जैसे ही स्पर्म एंटर होता है, तो जैसे ही स्पर्म एंटर होगा तो मियोसिस क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी। जैसे ही मियोसिस रीस्टोर होगी तो ये डिवाइड होकर दो पोलर बॉडीज बनाएगा, और ये डिवाइड होकर वंस अगेन एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। छोटे सेल को पोलर बॉडी, बड़े सेल को क्या बोलेंगे, ओवम। तो इस तरह हमारे पास क्या होंगे, 1 2 3 और एक स्लाइटली लार्जर सेल्स। ये जो आपके पास छोटे सेल बनेंगे इन्हें हम बोलेंगे पोलर बॉडीज। ये जैसे ही बनती हैं वैसे ही बॉडी से वेस्ट कर दी जाती हैं, और ये आपके पास क्या कहलाता है जी, ओवम कहलाता है। तो ये प्रोसेस दोबारा सुन लीजिए। हमने कहा जर्मिनल एपिथेलियम से क्या बना, ओगोनिया। ओगोनिया ने साइज में इंक्रीज किया और क्या बन गया, प्राइमरी oocyte, जो कि है डिप्लाइड इन नेचर। फिर इनमें क्या हुआ जी, जैसे ही मियोसिस 1 हुई, दो सेल बनेंगे, वन विल बी द लार्ज एंड वन विल बी द स्मॉल। जो स्मॉल होगा वो पोलर बॉडी, और जो बड़ा होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte। अब जैसे ही मेटाफेज 2 से गुजरेगा प्रोसेस, वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप, यानी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई। इसी फॉर्म में इसकी ओव्यूलेशन होगी, और इसी फॉर्म में ये कहां आ जाएगा, ये प्रॉक्सिमल रीजन में आ जाएगा हमारे पास फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब
जैसे ही वहां पे आएगा तो ये वेट करेगा स्पर्म का, जैसे ही स्पर्म एंटर हो जाएगा तो फॉरन मियोसिस 2 जो है वो क्या हो जाएगी, रीस्टोर हो जाएगी, और रीस्टोर होके 4 सेल बनाएगी, जिनमें से 3 हमारे पास क्या होंगे, पोलर बॉडी, और एक हमारे पास क्या होगा, एग, और सारे के सारे जो हैं वो बाय नेचर क्या होंगे, हैप्लॉइड बाय नेचर के होंगे। तो यहां पे आपके पास एक एग बना, जबकि मेल के पास आपके पास क्या बने थे, 4 स्पर्म बने थे। आइए जी इन दोनों प्रोसेसेस का हम कंपैरिजन करते हैं। तो एक तरफ हम जो है वो लिख देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक तरफ हमारे पास क्या होगा, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है? नंबर 1, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये होता है जी अकर्स इन मेल्स, और ये क्या होता है जी, इन फीमेल्स। तो पहला डिफरेंस। दूसरा ये होता है जी टेक्स प्लेस इन टेस्टीज, और डेफिनेटली ये कहां होगा, इन ओवरीज। यहां पे आपके पास क्या होगा, 1 सेल इनटू 4 हैप्लॉइड गैमीट्स। तो आपके पास जो है वो चारों के चारों क्या होंगे, गैमीट्स होंगे, और यहां पे ओनली 1 हैप्लॉइड गैमीट। तो यहां पे 4 गैमीट बनने हैं और यहां पे सिर्फ 1 गैमीट बनना है। तो ये आपके पास डिफरेंस हुआ। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, यहां पे आपके पास मोटाइल गैमीट इज फॉर्म। तो जो गैमीट बनेगा ये मोटाइल होगा, और यहां आपके पास जो है नॉन मोटाइल गैमीट इज फॉर्म। अब ये आपके पास जो है इसकी जो ग्रोथ फेजेस होते हैं, ग्रोथ फेजेस आर टू शॉर्ट, बहुत जल्दी से ये डेवलपमेंट हो जाती है, और ये एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, प्रोलॉन्ग प्रोसेस। 1 महीने में एक जाके ये क्या होता है, डेवलप होता है। और अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये प्यूबर्टी से शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी, और चलती है टिल डेथ। वेयर एज इन केस ऑफ ओजेनेसिस, फीमेल में ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी से और ये चलती है प्यूबर्टी। बेसिकली अगर देखा जाए तो वुमेन बिफोर बर्थ ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अर्ली स्टेजेस जो है वो बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाती हैं, फाइनल स्टेजेस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती हैं। तो मैं प्यूबर्टी से ही मेंशन कर रहा हूं, अदरवाइज बिफोर बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। सो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक, जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो ये हमारे पास दोनों में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। आइए जी स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और उसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स का यूज देखेंगे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल मींस प्रोडक्शन ऑफ एग। तो जब हम इस साइकिल की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसका मीन ये होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, और साथ मैंने लिखा है साइकिल है। तो इसका मतलब ये होगा ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, पीरियोडिक प्रोसेस है। जब ये पीरियोडिक प्रोसेस है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो ये रिपीट होगा एवरी 28 डेज। तो नॉर्मल रूटीन में ये 28 डेज के अंदर अंदर क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और इसमें क्या होगा, जो इवेंट्स है, इवेंट्स इन ओवरीज एंड यूट्रस, तो इसके जो इवेंट्स होते हैं वो ओवरी के अंदर होते हैं और साथ ही साथ किसके अंदर होते हैं, यूट्रस में होते हैं। एंड कंट्रोल बाय गोनेडोट्रोपिन्स हॉर्मोन्स। ये हार्मोन जो है वो इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और याद रखिएगा ये कहां से आते हैं, ये आते हैं जी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड।
सो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन जो है ये क्या करते हैं, इस पूरी साइकिल को कंट्रोल करते हैं। डिफरेंट हार्मोन्स पैदा किए जाएंगे और डिफरेंट जो है वो स्टेप्स को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आइए जी, इस सारे प्रोसेस को 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। इन 4 फेजेस को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज इज द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज। अब इस फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, याद रखिएगा, जैसे ही प्यूबर्टी होगी, सो एट प्यूबर्टी अंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से आया जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और जैसे ही वो FSH आएगा तो ये क्या करेगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा इन ओवरीज, और ओवरीज में जाके क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट मैनी फॉलिकल्स। ये बेशुमार फॉलिकल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ताकि वो क्या पैदा करें, एग पैदा करें। सो मैनी विल बी इन्वॉल्व, मैनी विल इन्वॉल्व इन एग प्रोडक्शन। बेशुमार जो है वो एग प्रोडक्शन में क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, ओनली वन विल बी सक्सीडेड। सिर्फ एक ही होगा जो कामयाब होगा और फॉर्म एग, और क्या करेगा, एग बनाएगा। जबकि वाइल रिमेनिंग विल बी डीजेनरेटेड, बाकियों को क्या कर दिया जाएगा, डीजेनरेट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को जिसमें रिमेनिंग को डीजेनरेट किया जाएगा नाउन एज फॉलिकल एट्रीशिया, फॉलिकल एट्रीशिया। तो क्या किया गया, FSH पैदा हुआ, वो आया फॉलिकल्स के अंदर और वो आया ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर आके कई फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एग। कई जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उनमें से एक ही जो है वो कामयाब होगा और मैच्योर आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास मैच्योर जो है वो एग बना देगा। जबकि जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। इस डीजेनरेटिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इन डीजेनरेटिव प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकल एट्रीशिया। जबकि जिसने हमारे पास एग बनाया है इसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल वो फॉलिकल होगा जिसने एग बनाया है, बाकी सारे क्या कर दिए जाएंगे, डीजेनरेट कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ FSH और क्या काम करेगा, FSH also stimulate ovary for the production of estrogen। ये क्या करवाएगा, ओवरी से एस्ट्रोजन पैदा करवाएगा। अब जैसे ही एस्ट्रोजन पैदा होगा तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, एस्ट्रोजन जो है वो करवाएगा प्रोडक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम की क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। दोबारा सुन लीजिए, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये क्या करेगा, ये ओवरी की इंटरनल लाइनिंग को जो है वो स्टिमुलेट करेगा, तो कि वो क्या पैदा करें, एस्ट्रोजन पैदा करें। जैसे ही एस्ट्रोजन पैदा होगा तो ये क्या करेगा, ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को थिक करना शुरू कर देगा, डेवलप करना शुरू कर देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। और साथ ही साथ ये क्या करवाएगा, वास्कुलराइजेशन, वास्कुलराइजेशन, यानी कि उस एंडोमेट्रियम के अंदर बेशुमार ब्लड वेजल्स को पैदा करवाएगा, ब्लड वेजल्स प्रोडक्शन। अब ये जो एंडोमेट्रियम है और ये जो वास्कुलराइजेशन है, डेफिनेटली इन सब को हम कलेक्टिवली बोलते हैं थिकनेस ऑफ द यूट्रस,
थिकनेस ऑफ यूट्रस। तो इस तरह यूट्रस को थिक करने का काम कौन करवा रहा है? एस्ट्रोजन करवा रहा है, ताकि फ्यूचर में ये जो चीज है ये प्लेसेंटा में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए और बनने वाले बेबी को क्या कर लिया जाए? अटैच कर लिया जाए, इम्प्लांट कर लिया जाए। और साथ ही साथ एस्ट्रोजन क्या करेगी? एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगी और ये इनहिबिट कर देगी FSH को, इनहिबिट FSH। और इस प्रोसेस को अगर आप देखें तो ये क्या है? ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो एस्ट्रोजन ने एक तो थिकनेस ऑफ द यूट्रस की और साथ ही साथ इसने क्या किया? FSH को कम कर दिया। जैसे ही FSH कम होगा तो फौरन पैदा किया जाएगा LH। अब LH क्या करवाएगा? वो ओव्यूलेशन करवाएगा। तो अगला हमारे पास जो स्टेप है वो दूसरा फेज है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। अब ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा? ये जो आपके पास FSH का लेवल क्या हुआ है? ड्रॉप हुआ है। फौरन इसका मैसेज कन्वे होगा किस तरफ? पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इसके रिस्पॉन्स में फौरन जो है वो सिक्रीट करेगा एक सिक्रीशन, और उस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये फौरन क्या करेगा? ये ओव्यूलेशन करवाएगा। व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन मीन रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या करवा देगा? एग को रिलीज करवा देगा। जैसे ही एग वहां से रिलीज होगा तो ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा इनटू द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये फ्लोपियन ट्यूब के प्रॉक्सिमल रीजन में आ जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ द फर्टिलाइजेशन और वेट करेगा वहां पर। और इसकी जो लाइफ होती है वो 20 आवर से 24 आवर होती है, यानी ऑलमोस्ट एक दिन ये क्या करता है? जिंदा रहता है और वेट करेगा स्पर्म का। अब यहां पे ये आपके पास था ओव्यूलेशन फेज। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फेज होता है उसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। अब ल्यूटियल फेज क्या होता है? अभी आपने पढ़ा कि LH के रिस्पॉन्स में जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ और रप्चर होके उसने क्या कर दिया? एग को रिलीज कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा? वो जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू रप्चर ग्राफियन फॉलिकल टर्न्स into a temporary structure, glandular structure, glandular structure। और वो कलर में क्या होगा? येलो होगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि अब ल्यूटियम पैदा होना शुरू हो गई, कार्पस ल्यूटियम पैदा होना शुरू हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी? इसे हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये हमारे पास क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करती है? ये करती है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम एंड वास्कुलराइजेशन, यानी कि ये इस थिकनेस को क्या करती है? फर्दर मेंटेन रखती है। अब मैंने अभी बताया कि प्रोसेस मेरे पास साइक्लिक है। हर 28 डेज के बाद इसने क्या होना है? रिपीट होना है। सपोज कीजिए डेज कंप्लीट होना शुरू हो गए और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फिर आखिरी फेज जो चलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और इसमें क्या होगा? इसमें जो कार्पस ल्यूटियम है आपके पास, कार्पस ल्यूटियम, वो हो जाएगा डीजेनरेट और वो अपने आप को
कन्वर्ट कर देगा इनटू फॉलिकल्स, अपने आप को फॉलिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम हमारे पास खत्म हुआ तो अब आपके पास क्या होगा, नो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन पैदा नहीं होगी। जब प्रोजेस्टेरॉन पैदा नहीं होगी तो इसकी बेस पे नो मेंटेनेंस ऑफ द थिकनेस, थिकनेस को अब मेंटेन नहीं रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगी, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक डाउन दी इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जब ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, ब्लड का डिस्चार्ज होगा फ्रॉम वजाइना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जी, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या मेंसेस बोलते हैं। अब ये जो डिस्चार्ज ऑफ ब्लड है वजाइना में, इसमें क्या होंगे, इसमें सेल डेब्रीज होंगे यानी मुर्दा सेल्स होंगे, इसमें जो है वो म्यूकस हो सकता है ऑफ सर्विक्स, और साथ ही साथ जो प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हार्मोन है, जो उसकी जो प्रोडक्ट वगैरह है वो भी इसमें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। तो क्या होगा, सारी जो इनर लाइनिंग है वो डीजनरेट हो जाएगी और डीजनरेट होकर बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब ये जो सारा फेज है, हमने कहा ये टोटल 28 डेज का होता है। तो आइए अगर हम इसको एक साइकिल के तौर पे शो करें तो ये मेरे पास फर्स्ट डे, ये मेरे पास 7 डे, ये मेरे पास 14, ये मेरे पास 21, तो ये आपके पास टोटल, और यहां पे क्या कंप्लीट होगा, 28। तो इस तरह ये जो है वो साइकिल क्या होनी है, मेंटेन रहनी है। तो ये जो आपके पास 1 to 7 है, ये आपके पास मेंस्ट्रुएशन फेज है, जो कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 डेज तक चलता है, जिस दौरान क्या होती रहती है जी, ब्लीडिंग होती रहती है। अब ये जो 7 to ऑनवर्ड है, इसे हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, जिसमें हमारे पास अच्छा खासा FSH बनता है और अंदर लाइनिंग को थिक करना शुरू कर देता है, और साथ ही साथ जो है वो क्या करता है, ओवम की प्रोडक्शन करवाता है। और ऑलमोस्ट 10 से लेकर 14 तक जो है इसे हम बोलते हैं फर्टाइल विंडो, क्योंकि 14 या 13, 14, 15 इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन हो जाती है। अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है तो आपका प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट हो गया। अब 14 से लेकर 28 तक हमारे पास कौन चलता है, ल्यूटियल फेज, और उसके वक्त मैक्सिमम क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन होगा। सो 1 to 7 हमारे पास क्या चलेगा, मेंस्ट्रुएशन फेज, और 7 to 14 हमारे पास क्या चलेगा, प्रोलिफरेटिव फेज, जिस दौरान FSH अच्छा खासा पैदा होगा और वो क्या करवाएगा, ओवम प्रोडक्शन करवाएगा, और उसके बाद एस्ट्रोजन पैदा होगा जो थिकनेस करवाएगा, और जो है वो 10 से 14 के दरमियान 13 से 14 ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होता है, लेकिन 10 से 14 के दरमियान किसी भी वक्त ओव्यूलेशन हो सकती है, जो कि LH की वजह से होगी। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो 28 डे तक टाइम चलेगा वो सारे का सारा ल्यूटियल फेज होता है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन पैदा होती है और वो लाइनिंग को क्या करती है जी, मजीद थिकनेस को मेंटेन रखती है। लेकिन 28 डेज के बाद जैसे ही 1 आएगा तो आपका ल्यूटियल फेज जो है वो क्या हो जाएगा, डीजनरेट, और लाइनिंग जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जो कि 3 से 7 दिन तक चलती है। तो यहाँ पर आपको जो था वो जो सेकंड यूनिट था हमारा, जो वो टॉपिक था नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाला, वो कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।